तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 1794 ईस्वी में मनुस्मृति धर्मशास्त्र को अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया था? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, विलियम जोन्स ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मनुस्मृति से बहुत सारे क्वेश्चन बनता है। पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो है कि ये सबसे प्राचीन धर्मशास्त्र है, सबसे प्राचीन है, ये पॉइंट नोट कर लेना। और टोटल 50 MCQ है आज के वीडियो में, बट मैं जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको बताने वाला हूँ वो एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उन एक्स्ट्रा फैक्ट्स को लेके टोटल 100 MCQ बनते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, लास्ट में क्विज का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और कल के क्विज का आंसर का नाम भी बताया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विलियम जोन्स। और मनुस्मृति के बारे में सबसे प्राचीन है ये, और इसमें कुल 12 अध्याय हैं, लेसन्स, और कुल टोटल 2684 श्लोक्स हैं। तो ये पॉइंट एग्जाम में पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर कर लेना। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए, बाकी सारे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दे दिया गया, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो PDF के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। दक्कन के अंश टीले प्रदर्शित करते हैं, क्या प्रदर्शित करते हैं? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो बात करते हैं नवपाषाण से। तो मैंने कल के वीडियो में बताया था कि नवपाषाण में किस चीज़ की खोज की गई थी, तो यहाँ पे कृषि और साथ ही साथ पहिए। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख लेना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली यानी द्वैध शासन प्रणाली किसने स्थापित की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट क्लाइव ने स्थापित की थी। और कब किया था? 1765 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि द्वैध शासन प्रणाली खत्म किसने किया था? तो ये किया था हेस्टिंग्स ने। किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट कर लेना चाहिए। शुरू किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में स्टार्ट किया था और खत्म किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है। A.O. ह्यूम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चुनाव करना है आपको। A.O. ह्यूम के बारे में कौन सा सही है आपको बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिर्फ केवल 2 है यहाँ पे सही है। 2 नंबर क्या है कि A.O. ह्यूम जो ओल्ड मेन्स ड्रीम के लेखक थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम का सुझाव उन्होंने दिया था, जो कि गलत है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सुझाव उन्होंने नहीं दिया था, दादा भाई नौरोजी ने दिया था। तो ये पॉइंट याद रख लो, सुझाव किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, अच्छा A.O. ह्यूम ने इसका गठन कब किया था? तो इसका गठन किया था A.O. ह्यूम ने। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन A.O. ह्यूम ने किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात करते हैं दूसरे की, तो वह ओल्ड मैन्स ड्रीम के लेखक है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इनकी और एक पुस्तक है, किताब है, जो कि बहुत ही चर्चा में रहती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुस्तक का नाम है राइजिंग, ये होगा राइजिंग स्टेम इन द ईस्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको नोट करना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। जो पुस्तक थी पूरा नाम देख लेना, अ राइजिंग स्टार इन द ईस्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। चलो 5 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम टेलर, लखनऊ से। ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ से है? विलियम टेलर जो है बिहार से है। बाकी ये 3 पॉइंट है, नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सही है। ठीक है, सर कॉम्बेल जो है कानपुर से, और सर ह्यूज रोज झांसी, और जॉन निकलसन दिल्ली के। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दीवाने रियासत अधिकारी का मुख्य कार्य क्या होता था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यापारियों पर नियंत्रण एवं बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करना था। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि बाजार नियंत्रण जो प्रक्रिया है, ये सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था। इस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। किस सल्तनत कालीन शासक को मिनहाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है, गुलाम वंश का
संस्थापक, और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 1206 ईस्वी में किया गया था। गुलाम वंश का अंतिम शासक, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ लिया जाता है हर बार कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शमसुद्दीन कैमूज था, शमसुद्दीन कैमूज। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये गुलाम वंश कब से कब तक चला? 1206 से 1290 तक। तो ये पॉइंट 4-5 पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट गुलाम वंश से, ये आपको याद रखना है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो, अगर आपको थोड़ा सा वीडियो पसंद आता है ना तो वीडियो को हाथ बढ़ा के बस 1 सेकंड लगेगा, लाइक कर देना और इस वीडियो को सारे व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप पे शेयर जरूर कर देना ताकि बाकी आपके दोस्त भी इस वीडियो को देख सके। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहा कि शासक के मद्रास को पट्टे पर लिया और वहां एक किलाबंद कोठी बनवाई। कहाँ के? क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगिरी के राजा से। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पुर्तगाल से अधिकृत नहीं है? पुर्तगाल से अधिग्रहित नहीं है, कौन सा बता दो? केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पुडुचेरी। यह जो है पुर्तगाल से अधिग्रहित नहीं है। तो ध्यान से देखना, गोवा, दमन और दीप, दादरा और नगर हवेली, ये कहाँ से है? पुर्तगाल से अधिग्रहित है, मगर पुडुचेरी जो हमारा यूनियन टेरिटरीज है ये पुर्तगाल से नहीं है, ये कहाँ से है? फ्रांस से है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, यह पुस्तक द्वारा सिखों द्वारा लिखी गई है। यह सूफी और वेदांती कल्पनाओं के बीच तुलनात्मक धर्म और आध्यात्मिक और अनेकवाद समानता की श्रुतियों पर एक पुस्तक है। पुस्तक का नाम क्या है ये आपको बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मजमा उल बहरन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11। किस शासक के काल में अरबी यात्री सुलेमान भारत आया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिहिर भोज के शासनकाल में सुलेमान जो है वो अरबी यात्री था, भारत आया था। ठीक है, एक डेट पूछ लिया जाता है कि कब आया था भारत, तो ये आया था 952 ईस्वी में, 952 ईस्वी में आया था सुलेमान, भारत आया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अच्छा, और मिहिर भोज की बात कर लें तो इन्हें गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है, शासक माना जाता है। ये मिहिर भोज जो क्या थे? गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे। और इसकी स्थापना कब किसने किया था? तो नागभट्ट प्रथम ने किया था। किसने? नागभट्ट प्रथम ने। तो ये 3-4 पॉइंट है, आपको याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन मद्रास महाजन सभा से संबंधित नहीं है? संबंधित नहीं है, आपको बताना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, GL छुट्टी जो है यह संबंधित नहीं है। ठीक है, बात करते हैं मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 16 मई 1884 ईस्वी में हुई थी। यह पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, कृषि संबंधित समस्याओं पर विचार करने हेतु लिन-लिथगो आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? अब बहुत तो यहाँ पे लिन-लिथगो देख के इसको टिक कर देंगे, जो कि गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड इरविन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, चलिए, तो कृषि संबंधित समस्याओं पर विचार करने हेतु लिन-लिथगो आयोग की स्थापना की थी, गठन किया गया था। और कब किया गया था? तो ये 1928 ईस्वी में किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में हुआ था। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, अबुल कलाम आजाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष होने का गौरव किस अधिवेशन से प्राप्त हुआ? सारे क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है और जितना फास्ट होके उतना ही बढ़िया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1923 दिल्ली अधिवेशन। देखिए, हर अधिवेशन यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काकीनाडा अधिवेशन को अगर छोड़ दे तो ये तीनों अधिवेशन बहुत ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं 1931 का कराची अधिवेशन। किस लिए फेमस है? क्योंकि इसी अधिवेशन में मौलिक कर्तव्यों, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, मौलिक अधिकार पर सबसे पहली बार चर्चा किया गया था 1931 में कराची अधिवेशन में। ठीक है, और दिल्ली अधिवेशन मैंने बता दिया। कोलकाता अधिवेशन जो 1920 में हुआ था, यह असहयोग आंदोलन का यहाँ पे क्या हुआ था? सबसे पहले प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बनता है कि जो 1931 का कराची अधिवेशन हुआ था, जिसमें मौलिक अधिकार का सबसे पहले बात किया गया था, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार
वल्लभ भाई पटेल। टोटल पॉइंट आपको नोट करना है क्योंकि एक एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 1920 का कोलकाता अधिवेशन, जिसमें असहयोग आंदोलन सबसे पहले प्रस्तावित किया गया था, इसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो लाला लाजपत राय ने किया था, लाला लाजपत राय। ये 5-6 पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया किसके द्वारा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस द्वारा नेशनल प्लानिंग कमेटी की गठन किया गया था। एक क्वेश्चन पूछता है कि कब किया गया था? तो 1938 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 16 है, महान खान के रूप में विख्यात चंगेज खान का मूल नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तेमुचिन। चंगेज खान का मूल नाम तेमुचिन था। एक क्वेश्चन बनता है कि किस शासक को या किस राजा को महान खान की उपाधि दी गई थी? तो चंगेज खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और हमारे इस मेहनत को साकार करने के लिए, इसको मोटिवेट करने के लिए बस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। एक क्वेश्चन ये बनता है कि समुद्रगुप्त का दूसरा नाम क्या है? विक्रमादित्य का दूसरा नाम क्या है? विक्रमादित्य का दूसरा नाम क्या है? तो वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही फाहियान भारत आया था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है। फाहियान भारत कब आया था? चीन यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान आया था। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 18। हिंदू संप्रदाय के पूजनीय चार धाम स्थल में से निम्नलिखित में से कौन सा चार धाम में सम्मिलित नहीं है? हिंदू संप्रदाय के ये पूजनीय चार धाम स्थल है और जिसमें एक सम्मिलित नहीं है, बताना है आपको। तो मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, पुरी की जहाँ बात करें, पुरी कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है। द्वारिका कहाँ पे है? द्वारिका गुजरात में है। ठीक है, अच्छा रामेश्वरम की बात कर लें तो रामेश्वरम कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। रामेश्वरम तमिलनाडु में है। और मानसरोवर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे मानसरोवर ये चार धाम में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो मानसरोवर नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? रामेश्वरम होगा। क्या होगा? रामेश्वरम तमिलनाडु होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। और बद्रीनाथ भी और एक इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट कर लो। बद्रीनाथ ये कहाँ पर है? ये यूके में यानी उत्तराखंड में। ठीक है, तो चार धाम और स्थल मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पुरी है, द्वारिका है, रामेश्वरम है और बद्रीनाथ है। ठीक है, मानसरोवर नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19 है। निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको। 3 कथन दिए गए हैं और उपरोक्त कथन में से कौन सा सत्य है ये आपको बताना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी सत्य हैं। कैसे? ध्यान से देखना। पहला बात, बहाउद्दीन जकारिया भारत में सुहरावादी सिलसिला के संस्थापक थे, बिल्कुल सही है। इन्होंने सिंध एवं मुल्ताना को अपने केंद्र बनाया, सही है। और इल्तुतमिश ने इन्हें शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी। तीनों कथन बहुत ही सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के किस अनुच्छेद के तहत हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार मिला? किस अनुच्छेद के तहत ये आपको बताना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, आर्टिकल 15 के तहत मिला था। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो आर्टिकल 15 में क्या क्या बात किया गया था। धर्म, जाति, लिंग आदि की बात की गई है, जिसके तहत हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार मिला था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष होता है। ठीक है, चलो इसका गठन कब किया गया था ये कौन बता सकता है? इसका गठन किया गया था 6 अगस्त 1952 को, 1952 को। ठीक है, ध्यान रखना है, डेट भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है। क्या है क्वेश्चन? कथन ए दिया गया है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और कारण दे दिया गया है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में और समान आधार पर पद से हटाया जाता है। अब कौन सा कथन सही है ये आपको ऑप्शंस पे देखना है और बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए और आर दोनों ही सही है, यानी कथन भी सही है और कारण भी सही है, और आर जो है ए की व्याख्या करता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं,
और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में समान आधार पर पद से हटाया जा सकता है। ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात कर लेते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षा की। तो आर्टिकल कौन से संबंधित है? तो आर्टिकल 148 से 151 तक इसमें क्या है, कैग के बारे में बता दिया गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, मौलिक अधिकार क्या है? फंडामेंटल राइट्स क्या है, ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाद योग्य है। ठीक है, मौलिक अधिकार एक वाद योग्य है। मौलिक अधिकार को कौन से भाग में वर्णन किया गया है? भाग 3 में। अगर आर्टिकल पूछ दे तो आर्टिकल सभी को पता है, मैंने बहुत बार कराया हुआ है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक यह मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का संबंध किस संविधान संशोधन से है? यहाँ पे संविधान संशोधन पूछा गया है, अनुसूची भी एग्जाम में पूछा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 65वां संविधान संशोधन जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करता है। ठीक है, बात करते हैं 65वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो सन 1990 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आर्टिकल की बात कर ले तो आर्टिकल 338 में संशोधन करके इसमें क्या अनुसूचित जाति और जनजाति का आयोग का गठन किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति की बात की गई है? कौन सी अनुसूची में पूछा गया है? तो अनुसूची हो जाएगा 5। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुसूचित वाला वीडियो आपने जरूर देखना होगा, जरूर देख लो। क्वेश्चन नंबर 25 देख लो, मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चुनाव करें। तो ये 3 कथन दिया गया है, मुख्यमंत्री के संबंध में कौन सा सही है ये आपको बताना है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ एक सही है। क्या है? एक, मुख्यमंत्री के चयन के लिए संविधान में कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सही भी है, क्योंकि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? उस राज्य का राज्यपाल करता है यानी गवर्नर करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट जो गलत है वो क्या है? संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को राज्य विधानमंडल के निचले सदन का सदस्य होना चाहिए, गलत बात है। वह स्टेशन द्वारा संबंधित क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, यह भी गलत है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने ये क्वेश्चन पहले भी कराया हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 48A। 48A कहें या 48 क कहें, ये आर्टिकल से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बात करते हैं 15(1)A का। तो ये है फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार की बात करता है। आर्टिकल 44 की बात कर लें तो ये समान सिविल संहिता की बात करता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल 21 में क्या वर्णित किया गया है? तो प्राण एवं दैहिक संरक्षण, प्राण एवं दैहिक संरक्षण की बात होती है। तो ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट, याद करना होगा आपको। चलो अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 27, रबी की फसलों को डैश में बोया जाता है, कब बोया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर से नवंबर में बोया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रबी की फसलों से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, साइबेरिया साइरस एक प्रसिद्ध प्रवासी पक्षी है, इसे निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में अपनी सर्दियां बिताने के लिए जाना जाता है? टोटल 50 MCQ है और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि लास्ट में आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि टोटल 50 में आपका स्कोर कितना रहा। आई होप आप लोग अच्छे स्कोर कर रहे हो, क्योंकि अगर आप लोग रोज रात को 9 बजे टेस्ट लगाते हो मेरे चैनल पे तो आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं साथ ही साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताता हूँ जो कि और कोई वीडियो कोई भी चैनल नहीं बताता। तो एक्स्ट्रा फैक्ट से लेकर आपका डेली का डेली 100 MCQ से भी ज़्यादा बनते हैं, तो टेस्ट जरूर लगाया करो। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। कहाँ पे? राजस्थान में है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, पहले इस राष्ट्रीय उद्यान जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, इसका नाम पहले क्या था? तो इसका नाम था भरतपुर राष्ट्रीय पक्षी उद्यान। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1982 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो यूनेस्को में इसको कब शामिल किया गया? 1985 में। देखो यहाँ पे 82 में इसकी स्थापना की गई थी और 85 3 साल बाद ही इसको यूनेस्को में इसको शामिल कर लिया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, चलो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कल कि हमारे देश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वह है जिम कॉर्बेट
ठीक है, और इसका पहला नाम हेली नेशनल पार्क था। तो मैंने देखा आंसर किया हुआ है बहुत लोगों ने, बहुत सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है? भारत के बारे में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत की तटरेखा 6517 किलोमीटर है, यह गलत है। बाकी सारे पॉइंट्स यहाँ पे जो दिया गया है ये आपको नोट करने लायक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, भारत की जो तटरेखा है वो 6517 किलोमीटर नहीं है, 7516.6 किलोमीटर है, 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन भारत की युद्ध कला का एक रूप नहीं है? युद्ध कला का रूप नहीं है, ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोटी पुआ। यह भारत का युद्ध कला का रूप नहीं है। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले सिलंबम की। ठीक है, तो अच्छा एक बात देख लो यहाँ पे, गोटी पुआ ये कहाँ का है तब? तो ये उड़ीसा का है। कहाँ का है? उड़ीसा का। तो इम्पोर्टेंट है, उड़ीसा का डांस फॉर्म है ये, उड़ीसा का डांस फॉर्म यानी नृत्य है। यह क्या है? युद्ध कला नहीं है, इंपॉर्टेंट है। बाकी सब देख लो, नोट कर लो, सिलंबम, कालेरी पैटू और इनबुआन। ठीक है, इनबुआन जो है ये मिजोरम की कुश्ती है, मिजोरम जो कुश्ती होती है वहाँ पे उसको इनबुआन कहा जाता है। कलारी पैटू जो है इसको बोलते हैं, ये केरला से है, केरल का ये यहाँ पे है। ठीक है, मार्शल आर्ट है, केरला का मार्शल आर्ट्स, नोट करना है आपको सब। और सिलंबन जो है यह कहाँ का मार्शल आर्ट है? यह है तमिलनाडु का, तमिलनाडु का भी मार्शल आर्ट है। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन फटाफट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। संरक्षण कार्यक्रम माइक निम्नलिखित में से किस प्रजाति से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हाथी के संरक्षण से संबंधित है। अब बात करते हैं माइक का फुल फॉर्म का, एक बार एग्जाम में पूछा गया है। ये माइक का फुल फॉर्म होता है मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। तो आपको फुल फॉर्म पता होता तो इसका आंसर भी आपको पता होता। ठीक है, तो एम फॉर मॉनिटरिंग द इलीगल, आई फॉर इलीगल, के फॉर किलिंग और ई फॉर एलिफेंट। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि बाघों के संरक्षण के लिए जो बनाया गया था उद्यान और तो कार्यक्रम चलाया गया था, तो उसका नाम क्या है? तो उसका टाइगर प्रोजेक्ट। क्या है? टाइगर प्रोजेक्ट। बाघों के संरक्षण के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया था, टाइगर प्रोजेक्ट। और ये कब बनाया गया था? तो 1973 में। ये एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि किस तरह का लेवल है क्वेश्चन का। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे ओलिव रिडले का। ओलिव रिडले क्या होता है? ये समुद्री कछुए होते हैं, इनके लिए संरक्षण के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया था 1988 में। ठीक है, और गिद्ध के संरक्षण के लिए 2006 में एक प्रोजेक्ट बनाया गया था, और हाथी के लिए मैंने अभी आपको बताया माइक। तो ये 5 पॉइंट आपको याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 32 है, IST निम्न में से किन राज्यों से गुजरता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 तथा 5। 1, 2 तथा 5। देखो मैं इसका ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले देख लो, IST जो है 5 राज्यों से होकर गुजरता है, 5 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है, तो पहला राज्य का मैं नाम बता रहा हूँ, यूपी है, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है मध्य प्रदेश, 5वां है आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है। तो हमारे ऑप्शन में मध्य प्रदेश दिया है, छत्तीसगढ़ दिया है, बिहार दिया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कैसे हम लोग याद रखेंगे? यूपी कॉमा से आप याद रख सकते हैं। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, सी से आपका समझ रहे हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़, ओ से उड़ीसा, एम से मध्य प्रदेश, ए से आंध्र प्रदेश, यूपी कॉमा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार का नाम क्षेत्र के साथ गलत तरीके से मेल खाता है? त्यौहार और क्षेत्र दिया गया है, कौन सा गलत है आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, विशु। ये पश्चिम बंगाल का नहीं है, यह त्यौहार केरल में मनाया जाता है, यानी केरला में मनाया जाता है। बाकी ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है और यही सिर्फ गलत है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, छऊ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, भीमबेटका की गुफाएं कहां पर स्थित है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया और मेरे सेट में हर बार ये क्वेश्चन आता ही है लगभग।
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल्लागंज रायसेन। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में है, अब्दुल्लागंज रायसेन। सपोज करो अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दिया होता तो कौन सा टिक लगाना पड़ता आपको, मध्य प्रदेश का भोपाल लगाना पड़ता। अगर भोपाल भी नहीं देता, सिर्फ एमपी देता, तो आप सिर्फ एमपी लगा के आ जाते। ठीक है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश दिया है, भोपाल दिया है और ये भी दिया, तीनों ऑप्शन में दिया, तो सिर्फ आपको ये टिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो भीमबेटका की गुफाएं अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। और इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 2003 में इसको यूनेस्को में विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है, कौन सा कथन सही है आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 सही है यहाँ पे। मिस्ट्रल फ्रांस में बहने वाली एक स्थानीय पौन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देख लो यहाँ पे। कीव ये क्या है, लातविया की राजधानी है, जो कि गलत है। लातविया की राजधानी क्या है, वह है रिगा। ठीक है, डाउन्स घास का मैदान ब्राजील में स्थित है, नहीं, यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो ये आपको नोट करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, बिहार के किस जिले में कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छपरा। ठीक है, छपरा के कैदियों ने। कब हुआ था यह हड़ताल, 1930 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 38 है, दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल कौन सा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अमरकंटक। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और कहाँ है ये, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सोन नदी का उद्गम स्थल जो है यहाँ पे अमरकंटक मध्य प्रदेश से है। अच्छा, उसके साथ जो है सोन नदी से और कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, तो ये भी पूछता है एग्जाम में। नर्मदा नदी जो है वो ये भी सोन नदी से निकलती है, तो इंपॉर्टेंट है। चलो अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 39 है, परम्बिकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। 39 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, यह गुजरात में है। ठीक है, इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। पॉइंट नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 41 है। टोटल 40 एमसीक्यू हो गए और 10 एमसीक्यू बचे हुए हैं। बस आपको नीचे कमेंट करना है कि आपने आउट ऑफ 50 कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। ठीक है, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जाते जाते इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप पे जरूर शेयर कर देना। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में विदेशी विनिमय संचयन का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा किया जाता है। अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है, कौन बता सकता है वर्तमान में, नीचे जरूर कमेंट करना। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन यहां से बनता है आरबीआई के बारे में कि मौद्रिक नीति किसके द्वारा शुरू किया जाता है और किसके द्वारा खत्म किया जाता है, तो ये आरबीआई द्वारा ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, एक क्वेश्चन और भी बनता है आरबीआई से, देख लो। जैसे ही आरबीआई क्वेश्चन आता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले तो आपको आरबीआई के अभी वर्तमान में गवर्नर कौन है ये आपको बताना है। दूसरी बात, आरबीआई जो है यही रेपो रेट तैयार करती है। ठीक है, रेपो रेट का संबंध किससे है, तो बैंक के क्षेत्र से। ये क्वेश्चन में बनता है कि रेपो रेट किससे संबंधित है, तो बैंक से संबंधित है। और रेपो रेट कौन तैयार करता है, तो आरबीआई ही तैयार करती है। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अच्छा तैराक और इतना शक्तिशाली है कि वह जल धाराओं को पार कर सकते हैं। कौन सा जीव है वो, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नेक्टोस। एक प्रकार का जीव होता है, बहुत ही शक्तिशाली होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा हेतु जिम्मेदार है। तो एसिड रेन किस चीज़ का मिश्रण है, यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से। एसिड रेन जो है SO2 प्लस NO2, इन दोनों का मिश्रण है। तो इन दोनों गैसों में से कोई भी गैस यहाँ पे दिख नहीं रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, सिर्फ NO2 या SO2 भी देता तो उसको हम टिक कर सकते थे, लेकिन SO2 या NO2 कुछ भी नहीं यहाँ पे दिया हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 44, प्रजनन क्षमता निष्क्रिय निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ई यानी टेकोफेरॉल के कारण होती है। विटामिन ई, विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है विटामिन से। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार मैं आपको बताता रहता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तत्व की सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजकता। संयोजकता को हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है उसकी रासायनिक गुणधर्म। सपोज करो हम बात कर लेते हैं कार्बन की, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी ये अगर कार्बन है तो इसके एटॉम में कैसे कैसे बैठेंगे, पहले में 2 बैठते हैं, लास्ट में 4। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 4 जो है कार्बन का वैलेंसी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। ऊर्ध्वपातन का डेफिनेशन होता है, ध्यान से सुनना, कि अगर किसी ठोस को हम गर्म करते हैं तो लिक्विड में न बदल कर डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में बदल जाता है, ये इसका डेफिनेशन है। तो ऊर्ध्वपातन का उदाहरण बताना आपको। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 तथा 2, मतलब सूखी बर्फ और कपूर, ये क्या है, ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये बनता है, सूखी बर्फ इसको और किस नाम से जाना जाता है, यानी शुष्क बर्फ है, शुष्क बर्फ का फॉर्मूला पूछा जाता है एग्जाम में, केमिकल फॉर्मूला, तो ये होता है सॉलिड CO2। क्या होता है, सॉलिड CO2, मतलब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, समुद्र के जल का शोधन करने के लिए सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली भौतिक प्रणाली कौन सी है, ये आपको बताना है। समुद्र के जल का शोधन करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आसवन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह बताता है कि द्रव्य को न तो पैदा किया जा सकता है और न ही किसी रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा नष्ट किया जा सकता है। जनरल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, द्रव्य संरक्षण का नियम, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण का नियम आपको पता है कि ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ही नष्ट किया जा सकता है, उसी प्रकार द्रव्य को भी ना उत्पन्न किया जा सकता है, ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 3 कथन दिए गए हैं और गलत कथन चुनना है आपको। कौन सा कथन, गलत कथन चुनना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोई भी कथन गलत यहाँ पे नहीं है। सबसे पहले देखो, ठोसों में नगण्य संपिंडीयता होती है, यानी जब कोई ठोस है, सपोज करो आयरन है, उसको अगर हम लोग सप्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो उसकी जो सिकुड़न बहुत कम होती है, तो सही बात है। द्रव्य प्रवाहित होते हैं और आकार बदलते हैं, इसलिए उन्हें द्रव्य कहा जाता है। क्योंकि अगर हम लोग सपोज कर ग्लास में अगर किसी वाटर को रखते हैं तो ग्लास का रूप धारण कर लेता है, ठीक है। अगर दूसरे बर्तन में रखेंगे तो उसका रूप धारण कर लेता है, तो आकार बदलते रहते हैं। तीसरी बात, गैसों में सबसे ऊर्जावान कण होते हैं, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आसानी से मूवमेंट कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। लघु समय को मापने के लिए अति लघु, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु घड़ियों से मापा जाता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करना चाहिए, ठीक है। एक आपको बताना है कि सबसे कम तापमान को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, आपको नीचे कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए, तो ये थे आज के 50 MCQ और टोटल 100 MCQ बनते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स को लेके। तो आई होप आप लोगों का स्कोर अच्छा रहा होगा। 50 में आपने कितने स्कोर किए जरूर बताएं नीचे कमेंट करके, बहुत अच्छा लगता है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कल के क्विज के क्वेश्चन के आंसर की। भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 केरल, क्योंकि यहाँ पे मसाले बहुत उगते हैं, उगाए जाते हैं, इसलिए इसे स्पाइस गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं हम लोग आज के क्विज के क्वेश्चन की। तो आज का क्विज का क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, निक्केई किस देश का शेयर सूचकांक है। इसका आंसर आपको सबसे पहले नीचे कमेंट करके बताना है। तो ये था आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जितना हो सके लाइक कर देना और जाने से पहले एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देना। कोई भी सुझाव, कोई भी कमेंट आपको करना है, चाहते हो कुछ पे वीडियो बने तो नीचे कमेंट जरूर करना। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, डेली नोटिफिकेशन आता रहेगा वीडियो का। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो पीडीएफ के लिए। क्लास टाइमिंग नोट कर लीजिए, शाम को 4 बजे मैथ और रीजनिंग क्लासेज होते हैं, रात को 9 बजे जीके जीएस जनरल का टेस्ट होता है। तो वीडियो को मिस नहीं करना, आपको देखने रहना है ताकि एग्जाम क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।